future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. And in today's topic, we are going to see 3 months NID preparation strategy. Okay, so let's start. Very few months are there for your NID examination. It's in January. So let's see what is the a strategy. What should be the strategy for preparing? The first thing that we should be aware of and we should know is understand the exam pattern and syllabus. Okay, so before starting for making the strategy for any of the examination, be it UCEED, be it NIFT, or be it NID, we have to first understand the pattern, the syllabus of it, right? So firstly, familiarize yourself with exam pattern, understand the structure of the exam, including the types of questions, okay, the number of question, okay, time duration, what time it is, time, what are the time allocation for each and every question, okay. Now review the syllabus. Go through the official syllabus provided by NID, understand the topic and concepts you need to cover for each section of the examination. Okay, so what you can do after seeing the exam pattern, seeing the weightage of it, है ना, and seeing the marking schemes for each and every question, you can just review the syllabus कि क्या क्या topics जो है उस particular syllabus में cover होते हैं. Okay, जिसके लिए गाइस मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, ऑलवेज व्हेन यू वांट टू रेफर द टॉपिक्स, ऑलवेज गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनआईडी. देयर यू विल गेट अ schedule, proper schedule about the topics that are going to come for your examinations. Now let's see the weightage. Okay, so NID is conducted in two parts, DAT prelims and DAT mains. DAT prelims का जो वेटेज होता है वो होता है 40%, ओके, और DAT मेंस का जो वेटेज होता है वो होता है टोटल 60%, जिसको मिला के ये टोटल हो गया 100%. नेक्स्ट, प्रीलिम्स की बात करते हैं. प्रीलिम्स में देखते हैं किस तरीके से जो मार्क्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टोटल क्वेश्चंस क्या आते हैं, है ना. सो प्रीलिम्स में टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं. ओके, टेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वो 2.5 आवर्स का होता है. नो नेगेटिव मार्किंग. सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको एनआईडी एग्जाम में वो है नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर योर एग्जामिनेशन. पार्ट 1 देखते हैं. पार्ट 1 में 22 क्वेश्चन आते हैं टोटल एप्टीट्यूड के. पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि होता है ड्राइंग का, और लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ इंग्लिश होती है. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर मिलेगा. Now let's see the distribution of the questions and the marks for each and every question. Okay, so पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 से 22 जो कि 2 मार्क्स का होता है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 15 मार्क्स का आता है फॉर 15 मार्क्स. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 20 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 15 मार्क्स का होता है. एंड देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 20 मार्क्स का होता है. ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, और ये होते हैं मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एलोकेटेड. तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हो गया वो हो गया 100, राइट. नेक्स्ट, अब हमने पैटर्न देख लिया, हमने वेटेज देख लिया. अब क्या चीज जरूरी है? जरूरी है सिलेबस जानना, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो आते हैं एग्जाम में. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड पार्ट से, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना. पहला है रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज. फिर है थर्ड वन इज प्रॉफिट लॉस. देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड देन एज रिलेशन. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है वो हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के. नेक्स्ट, अब देखते हैं वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं. ओके, सो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, arithmetic reasoning, data sufficiency, series completion, classification, coding decoding, puzzle test, alphabet test, order and ranking, mathematical operation, and cause and effect. Okay, these are the topics which comes under verbal reasoning. Then comes non-verbal reasoning. The topics are series completion, analytical reasoning, figure counting, embedded images, paper folding and paper cutting,
grouping of images, image analysis, analogy, mirror images and water images, pattern completion, figure matrix, dot situation, cubes and dices, classification, rule detection, shape construction, जिसमें आता है construction of square and triangle, और फिर है deviation of figures. Okay, these are the topics which comes under non-verbal reasoning. तो ये हमारे वर्बल के नॉन वर्बल के कंप्लीट हो गए. अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जीए एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आती हैं. पहला है फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर्स. ओके, आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स, आर्ट्स एंड कल्चर जिसमें फेस्टिवल, डांस और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. ओके, देन कम्स फेमस पेंटिंग एंड देयर पेंटर, लोगो डिजाइन, ओके, स्पोर्ट्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, लोगो से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. देन करंट अफेयर्स आता है और फिर स्पोर्ट्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स. फिर देख सकते हैं हम कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉगी, सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड स्पेलिंग. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग और पैरा जंबल्स. ओके, नेक्स्ट. अब गाइस हमने सिलेबस देख लिया है ना, हर एक पार्ट का सिलेबस देख लिया. एप्टीट्यूड में हमने देख लिया किस तरीके से वर्बल में, नॉन वर्बल में, ठीक है, जो जीए एप्टीट्यूड में किस तरीके से सेग्रीग्रेशन होता है टॉपिक का. नाउ कम्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वी हैव टू स्टार्ट विद द प्लानिंग, मंथ वाइज प्लानिंग. ओके, तो चलिए देखते हैं मंथ 1 में हम किन किन टॉपिक को रखेंगे. सबसे पहले रखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जिसमें रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स होंगे. ठीक है, देन नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिगर काउंटिंग, एम्बेडेड इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, इमेज एनालिसिस एंड एनालॉजी. ठीक है, ये सारे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में. वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल एंड एनालॉगी, सिलोगिज्म एंड अर्थमेटिक रीजनिंग. नाउ कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन. इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू फॉर द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, read 2 passage per day. Okay, you can also increase it from 2 to 3 or 4. Okay, then minimum है 2, तो minimum है आपको रोज पढ़ना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 40 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर. ठीक है, ये टॉपिक आप कर लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इतना पार्ट. तो मंथ 1 की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए. ये सारे टॉपिक तो आपको कवर करने पड़ेंगे. सिमिलरली कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में ये टॉपिक्स और 40 वोकैब पर डे और 2 पैसेज पर डे, ये आपका मिनिमम होना चाहिए. इससे ज्यादा आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब देखते हैं मंथ 2 की प्लानिंग. ओके, सो मंथ 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं मैं तो एज रिलेशन, नंबर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस. नॉन वर्बल रीजनिंग में देखूं तो फिगर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रूल, डिटेक्शन, शेप कंस्ट्रक्शन, क्यूब्स एंड डाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल, डेविएशन ऑफ फिगर. देन कम्स वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉज एंड इफेक्ट. ये सारे टॉपिक्स आ गए आपके वर्बल रीजनिंग के अंदर. देन जनरल अवेयरनेस में लोगो, स्पोर्ट्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल, डांस, हैंडीक्राफ्ट, फेमस पेंटिंग एंड पेंटर. कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 4 पैसेज पर डे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 40 वोकैब डेली, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ग्रामर क्वेश्चन. ओके, इसके लिए गाइस आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो टाइम है वो डेडिकेटेड हो. यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक अ स्केड्यूल ऑफ योर वर्क, है ना, जो भी दिन में आप करते हैं उसका एक स्केड्यूल बना लीजिए. देन यू विल कम टू नो कि किस तरीके से आपको इसको उस स्केड्यूल में एडजस्ट करना है ना, क्योंकि आपको दोनों साथ लेकर चलना है. आपको एप्टीट्यूड भी देखना पड़ेगा, एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो गिव टाइम टू द ड्रॉइंग पार्ट, राइट. नेक्स्ट, ये है अब मंथ 3 की प्लानिंग. मंथ 3 में पीवाईपी और मॉक टेस्ट. ठीक है, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में आप जितने भी सिलेबस पोर्शन है हमने कवर कर लिए. अब मंथ 3 में हम देखेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने चाहिए और मॉक टेस्ट देने चाहिए. इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है एंड व्हाट इज आवर वीक पॉइंट, राइट. वी शुड मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ओके, इन on time. For that, we can set a timer. I always suggest this strategy to my students, that whenever you are, doing the question, whenever you are solving a particular question, always put a timer and then start solving it. It will give you a hint ki how much time you are taking for a particular question. Revision. Review all the topics covered so far. Focus on areas where you feel less confident. Strengthen your understanding, right? Second is mock test. Take regular mock test. The mock test as much as you can. है ना? Mock test से you will come to know the time management part. The part where you are taking much time for the ideation and where you are taking more time for the drawing or sketching. टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली, जिसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ ऑलवेज पुट अ टाइमर एंड देन ट्रैक योर टाइम कि आप कितना टाइम दे रहे हो, राइट. एंड ऑलवेज 10 मिनट का बफर टाइम रखा करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एनआईडी की, तो जब भी हम एनआईडी में पेपर सॉल्व करते हैं ना, 30 मिनट्स मिलता है हमें और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. ओके, सिमिलरली व्हाट यू कैन डू एट द सेम टाइम, आप कोशिश करो आपका क्वेश्चन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जा रहा है, 10 मिनट बफर टाइम रखो, है ना, एंड ट्राई कि वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए. ओके. Then last week before exam, relaxation and confidence building, quick revision and stay organized. Okay. So what you can do is, जब भी आप aptitude कर रहे होते हैं तो आप continuous notes बना रहे होते हैं, है ना. Continuously you are writing the formula, continuously you are solving each and every question. तो वो हेल्प करेगा लास्ट वीक ऑफ एग्जाम में. ठीक है, जब आपका लास्ट वीक बचा होगा एग्जाम खत्म होने से पहले, तो आप उसको सारे फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से वो सॉल्व हो रहा है ना, क्या उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा. एंड और उस टाइम आप कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस मत करिए जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना. तो लास्ट वीक में थोड़ा रिलैक्स रखिए अपने माइंड को, ज्यादा आपको मगिंग करने की जरूरत नहीं है चीजों को. नाउ कंसिडर ड्राइंग सिलेबस फॉर एनआईडी एग्जाम. ठीक है, अब हमने एप्टीट्यूड देख लिया, अब ड्राइंग देखते हैं. सबसे पहली चीज है फाउंडेशन, जिसमें शेप टू फॉर्म और ऑब्जेक्टिव ड्राइंग देखना है. देन शेडो फॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव में 1.2 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. देन कम्स फेस एनाटॉमी, फेशियल एक्सप्रेशन, सीन क्रिएशन, मेमोरी डिजाइन, color theory, elements and principle of design, 2D design, poster hoarding, storyboarding, conventional and unconventional, design aptitude and design thinking. These are the topics which comes under NID drawing syllabus. अब मंथ 1 की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, पूरे टॉपिक से अपने आप को फेमिलराइज कीजिए. ठीक है, गो चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, go through the syllabus, है ना, and familiarize yourself. See कि what sorts of topics are going to come. Look at each and every topic very very carefully. Okay, then this will help you out in getting a gist कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और आपको किन टॉपिक पर ही फोकस करना है ना. Now review the syllabus, go through the official syllabus, है ना, and look each and everything. Also check out the weightage. Weightage क्या है ड्राइंग के लिए, कितना टाइम मिल रहा है पर्टिकुलर हमें ड्राइंग के लिए, है ना, किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आते हैं, राइट. एनालाइज पास्ट पेपर्स. सो PYQ आपको हेल्प करेगा ये एनालाइज करने में कि पहले कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, या क्या ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन पिछले साल भी आया था क्या वो इस साल भी आ सकता है ना. इस तरीके से पास्ट ईयर पेपर आप जब एनालाइज कर लेंगे तो यू विल हैव अ जिस्ट, राइट. नाउ सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हैं, मंथ 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द 15 days, 15 or 16 days, take fully time to familiarize yourself with the syllabus. Rest of the days take yourself to for the inspiration, planning and development of drawing skills, right. What you can do, dedicate time each day to practice drawing, है ना. जब आपने पूरा ऑफिशियल सिलेबस देख लिया, मार्किंग स्कीम देख ली, वेटेज देख लिया, तब आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा दिन डेडिकेट कीजिए. जैसे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अगर एक दिन आप ड्राइंग कर रहे हैं तो पूरा दिन आप ड्राइंग करते रहे, नहीं. उसी बीच आप एप्टीट्यूड भी कवर कर सकते हैं और ड्राइंग भी कवर करेंगे, है ना. तो ड्राइंग में सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, अपने अराउंड जो चीजें हैं उनको ना सिर्फ ऑब्जर्व करें बट हम एनालाइज करें,
है ना. फॉर एग्जाम्पल, when you see someone, working with a motorcycle, right? Or you see someone, interacting with washing machine. See what sort of problem they are facing when they are interacting with certain so and so product. Okay, go and ask your mother कि वो utility products इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है ना. एंड राइट दैट थिंग समवेयर, है ना, जो कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती है. Then, after sorting it out, follow the stages of design thinking, right? जो stages होती है design thinking की, empathize, define, ideate, prototype and test, उनको follow करते हुए आप कोशिश कीजिए, देखिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है अभी, क्या एग्जिस्टिंग में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए बेसिक टोटली यू कैन गो टू सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, मीन्स रेफरेंस ले सकते हैं. I never told you to copy the questions or copy the idea, but I always told you to take reference. Reference लेने में कोई बुराई नहीं है, but you don't have to copy it, है ना. And then try to solve it out. इस तरीके से रोज आप अपने आप को टास्क दीजिए, है ना. You are going to you are visiting a fair, you are going to village, or you are going somewhere, museum, library. When you come back home, try to sketch it out. Try to visualize it and try to sketch it out कि आज आपने क्या देखा है. एंड ऑलवेज सेट एंड टाइमर. देखो कि जब आप वो चीज ड्रॉ कर रहे हो तो कितना टाइम ले रहे हो. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट. ओके, रोज अपने आप को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो और उस पर काम करना करना शुरू कर दो. ये आपको डिजाइन वाले पार्ट में हेल्प करेगा. मंथ 2 में डोंट बी अफ्रेड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इन योर आर्ट वर्क. ओके, ऑलवेज गाइज, हम ऐसा देखते हैं ना कि क्या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका हो सकता है. नो. नो, इट्स नॉट कंपल्सरी. ओके, देर आर मल्टीपल वेज. ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिएशन हम इसीलिए तो करते हैं कि डिजाइनर से बोला जाता है सबसे मोस्ट फीजेबल आइडिया वो ले और उसको ड्रॉ कर कर दिखाए, है ना. जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आपने अपने आप को एक टास्क दिया, एक प्रॉब्लम दिया, तो देखो क्या कितने वेज हैं उसको सॉल्व करने के लिए. क्या एक वे से वो सॉल्व हो पा रहे? नहीं. तो देन गो एंड लुक आउट फॉर सम अनदर वे एंड ऑलवेज गो फॉर द आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया. वो कैसे होगा? जब हम रिसर्च करेंगे. आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ये जो वर्ड कहना बहुत आसान है, आई नो इट, ठीक है, बट आप कर कैसे इसको सकते हैं? सिंपली यू कैन गो एंड लुक फॉर द रेफरेंस कि अभी टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ फाइबर टू फैशन पे आप जा सकते हैं, है ना. आप ब्रांड्स देख सकते हैं, जैसे यूनिक्लो के ब्रांड्स देखिए, उनके प्रोडक्ट्स देखिए किस तरीके के होते हैं, राइट. एंड गो एंड लुक फॉर द रेफरेंसेस ऑफ दीज. स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कॉम्पोजिशन एंड डिजाइन और एक्सप्रेसिव ड्राइंग को हम रख सकते हैं, है ना. इसकी रोज आप प्रैक्टिस कीजिए. पर्सपेक्टिव ड्राइंग को लीजिए, कॉम्पोजिशन डिजाइन को लीजिए और फिर एक्सप्रेसिव ड्राइंग को लीजिए. ये तीनों टॉपिक गाइस एनआईडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं. देन मंथ 3 डेडिकेट कीजिए टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट के लिए, है ना, जिसमें आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे कि आप पर्टिकुलर ड्राइंग को या एप्टीट्यूड को, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आइडिएशन ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट को, और जो आप स्केच कर रहे हैं उन दोनों में से कितना टाइम लग रहा है आपको. क्या आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है या आपको ड्राइंग में लग रहा है ना. और ये तभी हो सकता है जब आप टाइमर के साथ काम करेंगे. एंड एट द लास्ट, try to take as many mock as you can. Okay, then last week before exam, इसमें try to have a quick revision, है ना. जो भी concepts आपने देखे हैं, जो भी points to remember आपने notes बनाए, उन points को एक बार देख लीजिए. You don't have to go again and start mugging up things. It will only cause confusion for you all. So I will highly suggest you to just go and look for the things that you have already done. Just take a look of it कि आपने किस तरीके से उसको अप्रोच किया था, किस तरीके से आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, राइट. Yeah. So guys, this was all about NID 3 months preparation strategy. I hope it was helpful. If you find it helpful, do share it with your friends. Thank you.